हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि बच्चे, इस चैनल पे हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस कर रहे हैं। तो उसमें जो इनको सेकंड बुक लगी हुई है, उसका हम अभी चैप्टर एक हमने स्टार्ट किया हुआ था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आज हम उसका पार्ट टू करेंगे। और जो सब्जेक्ट कोड है इनका, वो है सब्जेक्ट कोड 102। तो इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका हम अभी ऑर्गेनिक पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इसी तरह से आपके इस चैनल पे जितना भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री के जितने भी बुक्स होंगी हमारे पास, हर एक सेमेस्टर के लिए हम कंटेंट डालते रहेंगे। तो बेटा ध्यान से इसको सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करना और लाइक करना। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, वो हम वहां पर क्लियर करते हुए आ गए हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। तो बच्चे, आपने अगर नहीं देखा है, कंपाउंड्स हम किनको कहते थे? हम एरोमेटिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोलते थे जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती थी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जिन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन रिंग हो, और उन कंपाउंड्स के अंदर स्मेल हो या ना भी हो, उन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते थे। मतलब हमारा सीधा सीधा एक क्राइटेरिया रहता था कि अगर बेंजीन रिंग है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो बच्चों, एक्चुअली में जो बेंजीन रिंग का जो असल में स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग का, इस तरह से दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर कार्बन 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 इस तरह से कोने में लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं इनको। क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंसी होता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। बट एक्चुअली में जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली हम ये वाली फॉर्म ज्यादातर रिप्रेजेंट करवाते हैं। जो बच्चे ये वाली फॉर्म है, ये ज्यादा रिप्रेजेंट करवाते हैं। मतलब जो ये कोने हैं आपके, जो ये कॉर्नर्स हैं, ये सीधा कार्बन की तरह काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनको हाइड कर देते हैं, मतलब हम उनको शो नहीं करवाते हैं। बट एक्चुअली में वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर प्रेजेंट नहीं होते। दूसरी चीज, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप इसको एक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर मुझे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर थिंक करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे को इमेजिन कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो आप कोई भी पेपर लो, उसके ऊपर बेंजीन रिंग बना दो, तो वो सेम जिस तरह से कॉपी पे बनेगा, उसी तरह से वो एक्चुअल में मिलेगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बच्चे, आपको जिस तरह से पता होगा कि हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं, एक होता है हमारे पास पाई बॉन्ड, और एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। तो इस बेंजीन रिंग के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, आपको अगर मैं बताऊं, ये वाले बॉन्ड्स जो हैं, ये वाले बॉन्ड्स हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं। और ये पाई बॉन्ड्स क्या करते रहते हैं? डीलोकलाइज्ड करते रहते हैं। डीलोकलाइज्ड इन द सेंस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये घूमते रहते हैं इस रिंग के अंदर, सर्कुलेट करते रहते हैं, लाइक दैट। ये देखो, यहाँ पर बॉन्ड है, अगले स्टेप में वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बॉन्ड है, अगले स्टेप में वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बॉन्ड है, ये स्टेप, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम डीलोकलाइज बोलते हैं। मतलब बॉन्ड का इस तरह से घूमने को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर बेंजीन रिंग के अंदर बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमको डीलोकलाइज बोलते हैं। तो इसका अगर मुझे जनरल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो हम कुछ इस तरह से जनरली प्रिपेयर करके बना देते हैं कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के अंदर एक सर्कल प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली ये सर्कल क्या दिखा रहा होता है? ये दिखा रहा होता है कि इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रही है, लाइजेशन हो रही है। तो आई होप स्टूडेंट, आप बच्चों, आपको ये समझ आया होगा। तो चलो बच्चों, आगे मूव करते हैं। तो बच्चों, आपको जिस तरह से पता है कि अभी हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देख के आए हैं, तो वहां पर पाई बॉन्ड्स थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। बेसिकली बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं। तो बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से डीलोकलाइज्ड होते हैं? मतलब हाउ इन द बेंजीन रिंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड।
तो बेसिकली जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर नहीं घूम रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ पर आपको अगर मैं सर्कल सेंटर में लगा रहा हूँ, तो इस बेंजीन रिंग के सेंटर में ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे होते हैं। इस रिंग के अबव और बिलो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत समझिए कि यहाँ पर मैं अगर सर्कल इसको बीच में बना दे रहा हूँ तो इट विल बी अपवर्ड, इट विल बी अपवर्ड, अपवर्ड यहाँ पर इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक दैट। तो ये आपकी बेंजीन रिंग होगी, जो कि किस में है, प्लेन में है। हियर द बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन अ प्लेन। और ये वाले जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अबव द प्लेन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास डीलोकलाइजेशन हो रही होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बिलो द प्लेन। तो बच्चे एक्चुअली में ये चीज हो रही होती है। जनरली हम बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, सेंटर में हम सर्कल करके छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली में पाई इलेक्ट्रॉन्स अबव कर रहे होते हैं, बेंजीन रिंग के अबव डीलोकलाइज्ड कर रहे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो बच्चे इसको अच्छे से एक बार और, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके आप देख लेना। तो बच्चों आगे आता है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। तो नोमेनक्लेचर मतलब बेंजीन का अगर कोई हमें डेरिवेटिव दे देता है, उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाए। तो बेसिकली हमारे पास इन बेंजीन रिंग द नंबरिंग इज डन फ्रॉम राइट हैंड साइड। ऐसा कोई फास्ट एंड स्टफ रूल नहीं है कि आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे। नंबरिंग आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, मतलब इस बेंजीन रिंग के लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते थे, इस बेंजीन रिंग के राइट साइड से भी स्टार्ट स्टार्ट कर सकते थे। बट क्या है कि ये ट्रेंड में आ चुका है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबरिंग करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे कोई बात नहीं है कि आप लेफ्ट साइड में नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप लेफ्ट साइड कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ओके बच्चे, तो चलो आगे करते हैं। तो बच्चे अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप या फिर एलिफेटिक ग्रुप अगर अटैच हो जाता है, तो वो वहां पर एज अ साइड चेन की तरह काम कर रहा होता है। बच्चे मैं यहाँ पर आपको नोमेनक्लेचर शुरू से नहीं करवा रहा हूँ, ये जस्ट हम चैप्टर कर रहे हैं, तो चैप्टर के बीच में एक टॉपिक आया है नोमेनक्लेचर का, तो वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो इसके नोमेनक्लेचर है वो हम अलग वीडियोस आएंगी आपकी, अपलोड होंगी, उसमें हम नोमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पर अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, जो कि क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, या फिर CH2Cl ग्रुप अगर अटैच है, तो उसको हम साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं। और जो ये बेंजीन रिंग है, इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, न्यूक्लियस की तरह ट्रीट करते हैं। पर बच्चे एक चीज और याद रखना, क्लोरीन लगा है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, ब्रोमीन लगा है, या फिर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, या फिर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपके साइड चेन की तरह काम नहीं करते हैं। साइड चेन की तरह काम कौन करेगा, हमारे पास अल्काइल ग्रुप या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही आपके साइड चेन की तरह काम करेंगे। तो बच्चे इसको जरा ध्यान से कर लेना। यहाँ पर मैंने जिस तरह से लिखा भी है, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रो OH, NH2 डायरेक्टली अटैच टू अ न्यूक्लियस डज नॉट एक्ट एज अ साइड चेन। मतलब अगर ये ग्रुप लग रहे हैं तो वो साइड चेन की तरह काम नहीं करेगा बच्चे। तो ये बच्चे आपकी नोमेनक्लेचर है। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और उसका नाम करने के लिए बोलते हैं, तो आप ये दो रूल्स लगा के अपना उसका कंपाउंड का नाम कर सकते हो। तो बच्चे अगले टॉपिक पे आते हैं हम, आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव। मतलब हमारे पास बेंजीन के अंदर भी हम एक अलग प्रकार की नोमेनक्लेचर करते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि नेमिंग करते हैं। तो उसका एक रूल रहता है। रूल क्या रहता है कि अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और उसके साथ में अगर मैं कोई भी ग्रुप अटैच कर देता हूँ,
तो वो जो पोजीशन होती है बिल्कुल सब्स्टिट्यूट के एडजेसेंट जो पोजीशन होती है उसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाई ग्रुप लगा हुआ है तो इसको ऑर्थो पोजीशन पे ये वाई ग्रुप लगा हुआ है, हम ये बोल सकते हैं। ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट के अगर मैं राइट लेफ्ट साइड जाऊं, लेफ्ट साइड मेरे को यहाँ पर भी एक कार्बन लगा है बिल्कुल एडजेसेंट ही है ये भी सब्स्टिट्यूएंट के, तो ये भी ऑर्थो पोजीशन ही कहलाएगी। और बच्चे अगर सब्स्टिट्यूएंट के एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन के ऊपर अगर मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है तो बेटे इस पोजीशन को हम मेटा पोजीशन बोलते हैं। क्या पोजीशन बोलते हैं बेटे? मेटा पोजीशन। वैसे ही इस साइड भी आप कर सकते हो। इस सब्स्टिट्यूएंट के आगे एक कार्बन छोड़ना है और उसके अगला वाला जो कार्बन होगा, बेसिकली ये वाला जो कार्बन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कौन सा कार्बन होगा हमारे पास? मेटा पोजीशन वाला कार्बन। गॉट इट? बच्चे अब एक आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल अपोजिट जो पोजीशन होती है, जो कार्बन लगा होता है उसको हम पैरा पोजीशन बोल रहे होते हैं। मतलब अगर मेरा ग्रुप इस पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसको हम पैरा वर्ड से डोनेट करवाएंगे। तो बच्चे ये नोमेनक्लेचर के अंदर ज्यादातर यूज होती है तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। लाइक अगर मेरे को इसका अगर नाम करना होगा, इस कंपाउंड का अगर नाम करना होगा तो मैं क्या करूंगा? 1 2, तो आईयूपीसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। बच्चे यही होगा इसका नाम। बट एक्चुअली में हम क्या कर लेंगे, एक सीएल को क्या मान लेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या मान लेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और अगर मैंने एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है तो उसके साथ में जो ये क्लोरीन लगा है बिल्कुल एडजेसेंट लगा हुआ है और ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन है। तो इसका अगर हम नाम करना चाहेंगे तो इसका नाम, दूसरा नाम हमारे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो सकता है। बच्चे दोनों नाम सही हैं। वैसे ही अगर दोनों नाम सही चल जाते हैं आपके, दोनों अगर आप यूज करते हो तो सही रहेगा। ये भी यूज करोगे तो भी ठीक होगा, ये भी यूज करोगे तो भी ठीक रहेगा। एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। और इसी तरह से अगर मैं इस कंपाउंड का नाम करना चाहूँ तो बच्चे ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, एक को हम क्या कर लेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिक्स कर लेंगे। ये मैंने इस क्लोरीन को क्या कर दिया? एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिक्स कर दिया। और जो ये क्लोरीन है ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है? इस क्लोरीन के एक कार्बन को छोड़ के, इसके इस क्लोरीन के इधर आया, एक कार्बन छोड़ा और उसके आगे एक कार्बन है उस वाले पे ये लगा हुआ है। और बच्चे आप जिससे जैसे कि ऊपर देख पा रहे हो, ये पोजीशन कौन सी होती है? मेटा पोजीशन होती है। तो बच्चे इसका अगर मेरे को नाम करना होगा तो ये आपका आ जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और बच्चे इसका अगर मेरे को नाम करना होगा तो बेसिकली एक को मैंने क्या कर दिया? एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। और इसके अपोजिट लगा हुआ है हमारे पास ये क्लोरीन, और इस पोजीशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा, पी से आप शो करवा सकते हो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो बच्चे इसका ये नाम होगा। पर बच्चे एक चीज और है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज के अंदर। लाइक मैंने यहाँ पर अगर इनके नाम कर, ये मैंने कंपाउंड्स यहाँ पर बनाए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको तो वो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, और बच्चे इसको वो लिख देते हैं ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। और बच्चे इसको वो लिख देंगे पैरा क्लोरोबेंजीन। और बच्चे ये जो हमने ये लिखे हैं ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। और बच्चे ये गलत क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑर्थो, पैरा या फिर मेटा की बात करूं, ये कैसे डिसाइड हो रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट को देख के डिसाइड हो रहे हैं। किससे डिसाइड हो रहे हैं बच्चे? ये सब्स्टिट्यूएंट को देख के डिसाइड हो रहे हैं, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं हो रहे हैं ये। तो बच्चे यहाँ पर तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं है, इसलिए इसका आप कैसे ऑर्थोबेंजीन कर सकते हो? यहाँ पर भी कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जो कि इसकी पोजीशन बताए कि ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है।
तो बच्चे इसका नाम भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगा, और बच्चे इसका नाम भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। तो बच्चे हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर मुझे ऑर्थो, मेटा या पैरा वर्ड्स का यूज करवाना है तो मेरे को सब्स्टिट्यूएंट फिक्स करवाना पड़ेगा, या फिर मेरे को सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो रहे, तभी हम उसको ऑर्थो, पैरा, मेटा कर सकते हैं, पोजीशन वर्ड यूज करवा के उसको सिंपल कर सकते हैं या फिर नेमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इस तरह से वहां पर अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है और उसका अगर हम ऑर्थो, मेटा, पैरा करेंगे तो वो हमारा गलत होगा। और बच्चे आप यहाँ पर आपका एग्जामिनर ना मार्क्स काट लेगा, तो बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना बच्चे। तो बच्चा अगले टॉपिक पे हम आते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, जैसे जैसे साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड को, तो वो ये कंफ्यूज रह रहे थे कि हम एरोमेटिक कंपाउंड को अगर मेरे को पहचानना होगा तो कोई कौन से रूल लगाए जिससे कि मेरे को ये पता चल जाए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। मतलब अगर कोई आपको फॉर्मूला दे दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि ये फॉर्मूला मेरे को प्रिडिक्ट करके बताओ कि इट विल बी अ एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो बच्चे इसका जो हकल थे, हकल करके साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक रूल प्रोवाइड किया था जिनका रूल ही बन गया, उसी रूल उन्हीं के नाम से हमने एक रूल बना दिया, हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। तो बच्चे इस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फिल करनी होती हैं। अगर हमारा कंपाउंड इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर खरा उतरता है तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर रहा है कंपाउंड, तो वो किस कैटेगरी के अंदर चल जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मूव कर जाएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि इट मस्ट हैव अ प्लेनर और नियरली प्लेनर स्ट्रक्चर। मतलब जो आपके पास फॉर्मूला गिवन है या फिर जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चे, प्लेनर रहना चाहिए। अगर प्लेनर नहीं है तो नियरली प्लेनर हो जाए, बट प्लेनर जरूर होना चाहिए। बच्चे अगर पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फिर हम सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर मूव करते हैं। मतलब जो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, in this the ring having delocalized pi electron cloud above and below the plane of entire ring। मतलब अगर मैं कंपाउंड ले रहा हूँ और उसके अंदर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो वो डीलोकलाइज्ड करने चाहिए। डीलोकलाइज्ड मतलब रिवॉल्व करने चाहिए पूरे रिंग के अंदर। अगर मेरे पास सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है तो फिर हम एक फॉर्मूला लगा के पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक फॉर्मूला है 4n+2। यहाँ पर जो बेसिकली n है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रिंग, मतलब हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रिंग्स पड़ी हैं। तो हम इसमें ये काउंट करेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम निकाल रहे हैं अगर उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। बच्चे एक बार इसको ध्यान से सुनो अच्छे से। पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट ये रहनी चाहिए कि वो कंपाउंड या फिर स्ट्रक्चर हमारे पास प्लेनर होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और वो क्या करने चाहिए, डीलोकलाइज्ड करने चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास ये आ जाती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस कंपाउंड के अंदर, वो कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट रहने चाहिए। तो बच्चे इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिफाई हो जाए कि ये रूल होता क्या है और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो बच्चों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर हम जो हकल रूल है वो अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई करने के बाद हम ये बताएंगे कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं या एरोमेटिक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्या मेरा पहला क्वेश्चन
में जो पहली रिक्वायरमेंट है हक्कल के अकॉर्डिंग, ये प्लेनर होना चाहिए। क्या ये प्लेनर है? यस, इट इज अ प्लेनर। ओके बच्चे, सेकंड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं या फिर वो क्या करने चाहिए, डीलोकलाइज्ड करने चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रही है। यस, इट हैज अ डीलोकलाइजेशन। और बच्चे तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये हम बताएंगे यहाँ पर जरा। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली नंबर ऑफ रिंग को। तो यहाँ पर कितनी रिंग है जरा बताना। सिंगल रिंग है। सिंगल रिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर n क्या काम करेगा? 1 का काम करेगा। +2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये निकल के आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे हमें पता है कि कोई भी अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, मतलब ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनके अंदर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड कितने कर रहा है? एक बॉन्ड हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। टोटल बॉन्ड यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 3 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब 2 × 3 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कंपाउंड के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और हमने इस फॉर्मूले से निकाल के देखा, वहां पर भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये वाला जो कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड कौन सा हो गया हमारे पास? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बच्चे हमने इस तरह से चेक करना है कि एरोमेटिक है या नहीं है। अगला देखते हैं। बच्चे क्या ये कंपाउंड मेरा प्लेनर है? यस, इट इज प्लेनर। अगली कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं। अगली कंडीशन ये बोलती है कि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। बच्चे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो यस, इट हैज अ डीलोकलाइजेशन। ओके बेटा, अब थर्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर आ जाते हैं हम। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना, क्या इसके अंदर है या नहीं है। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पर 2 रिंग्स आ रही हैं, रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2। तो 2 रिंग्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4, n की जगह आ जाएगा 2+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और बच्चे अब मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर देखूंगा कि क्या मेरे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो बच्चे देखना जरा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, टोटल 5 बॉन्ड्स हैं। और एक बॉन्ड के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 5 × 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करके देखा तो मैंने 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। और लॉजिकली देखा जब मैंने तो भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे थ्योरेटिकली। तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चे अगला हम ये करते हैं। तो पहली कंडीशन इसको देखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आती है? ये कंपाउंड क्या मेरे पास प्लेनर है या नहीं है। तो बच्चे अभी के लिए आप ये मान लो कि ये प्लेनर है। एक्चुअली में इसका जो शेप होती है वो प्लेनर नहीं होती है, बट अभी की नॉलेज में जितना हमने अभी तक पढ़ा है ये चैप्टर, तो हम मान लेते हैं कि यस इट इज भैया, इट इज अ प्लेनर। अगला बच्चे इसके अंदर देखने हैं डीलोकलाइजेशन। क्या डीलोकलाइजेशन हो रही है? यस बच्चे, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है। तो यस, इट हैज अ डीलोकलाइजेशन।
और बच्चे अब आ जाती है हमारे पास बारी थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो। और बच्चे यहाँ पर जो n है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग होने के कारण n की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर 1 रहेगी। तो बच्चे इसको मैं सोल्व करूंगा, थ्योरेटिकली मेरे पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैं चेक करके देखूंगा कि यहाँ पर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। तो एक्चुअली में अगर यहाँ पर देखोगे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं मेरे टोटल यहाँ पर। और एक बॉन्ड के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लॉजिकली यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब थ्योरेटिकली हमारे पास 6 आए हैं, और कंपाउंड में जब हमने चेक करके देखे तो कितने हैं हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन, 8 है। मतलब ये रिजेम्बलेंस नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं इट इज नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बच्चे, आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। बच्चे ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, और जो भी इसका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना। अगर तो बच्चे हमने अभी तक पढ़ लिया है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद हमारे पास एक कंपाउंड निकल के आया था बेंजीन। बेंजीन के बारे में हमने पढ़ लिया कि बेंजीन होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका नाम कैसे किया जाता है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। बच्चे हम ये सारा पढ़ के आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मतलब उसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है, हम वो चीज पढ़ेंगे। तो बच्चे पहली जो इसकी प्रेपरेशन आती है वो आती है फिनोल के साथ। ये आपका फिनोल कंपाउंड होता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अगर ओ एच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अगर लग जाता है तो वो फिनोल कहलाता है। तो फिनोल को जब हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो हमें क्या दे देता है, बेंजीन देता है, और ZnO बाहर हो जाता है। बेसिकली इसको हम बच्चे अच्छे से करते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। बच्चे यहाँ पर ये आपका फिनोल है, फिनोल के ऊपर ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। इसको मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या करता है, जिंक आता है, और जिंक यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करके कर देता है हीट करने पे। मतलब यहाँ से ZnO बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाके ऐड हो जाता है। इस तरह से कुछ ये कंपाउंड बन जाता है। बच्चे आपको अगर याद हो, हम बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन ओमिट करते हैं, बनाते नहीं हैं उसे। तो मैं इस हाइड्रोजन को ओमिट करके इस तरह से लिख सकता हूँ। तो बच्चे जरा देखना है मेरे पास जो मैं यहाँ पर ये चीज बनाई है, क्या मेरे पास यहाँ पर भी ये वही चीज बनी है। तो बच्चे ये है आपका मेथड ऑफ प्रेपरेशन बेंजीन का फ्रॉम फिनोल। बच्चे अगला जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है मेरे पास बेंजोइक एसिड के साथ। तो ये है हमारे पास सोडियम बेंजोइट लेते हैं इसके अंदर, मतलब बेंजीन रिंग, उसके आगे COONA, इसको सोडियम बेंजोइट बोला जाता है। इसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि क्या होता है NaOH। हीट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के। यहाँ पर ये बेंजीन बनता है, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बाहर हो जाता है। तो बच्चे ये होता कैसे है, लॉजिकली क्या करोगे आप, एक साइड बेंजीन बना दो और यहाँ पर COONA लिख दो, और नीचे लिख दो NaOH। यहाँ से आप COONA प्लस NaO, मतलब यहाँ से अगर देखूं तो दो सोडियम के आइटम बाहर आ रहे हैं, Na2 लिख दिया। कार्बन का आइटम एक आ रहा है, कार्बन मैंने एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 1 2 3, मैंने 3 लिख दिए। यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करवा के आप इधर लगा लगा दो, आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। और बच्चे हम
इस हाइड्रोजन को ओमिट करके क्या इस तरह से लिख सकते हैं? तो वही बच्चे ये आपका कंपाउंड बन गया। तो बच्चे अगली पे मूव करते हैं, हमारे पास अगली प्रिपरेशन किस तरह से करी जाती है। बच्चे अगली प्रिपरेशन हम करते हैं फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से हम प्रिपरेशन करते हैं। बच्चे एसिटिलीन के अंदर क्या किया जाता है, इस कंपाउंड को हम एसिटिलीन बोलते हैं। मतलब सी एच और सी एच के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर लग जाए तो हमारे पास एसिटिलीन बन जाता है। इसको रेड हॉट ट्यूब के ऊपर हीट किया जाता है और ये बेंजीन बन जाता है। और बच्चे ये बनता कैसे है, आप तीन कंपाउंड्स इस तरह से लिख लो और इनके एक कंपाउंड्स इधर शिफ्ट करके इनके बीच में बॉन्ड बना देना। इस तरह से इनके बीच में ये बॉन्ड बना देना। जब आप बॉन्ड बनाओगे तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सारे हाइड्रोजन लगे हुए होंगे यहाँ पर। इन हाइड्रोजन्स को आप ओमिट करके इस तरह से लिख सकते हो। तो वही चीज आपकी यहाँ से ये बेंजीन बन गई। और बच्चे फाइनल जो हमारे पास मेथड रहता है, लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो इसमें क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कुछ इस तरह से होता है कि बेंजीन के ऊपर SO3H लगा दिया जाए प्लस H2O दिया जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। उसको हीट करके यहाँ पर बेंजीन प्लस H2SO4 बाहर हो जाता है। तो बच्चे हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हो क्या रही है, कैसे हो रही होती है। अब ये कंपाउंड नीचे लिखोगे SO3H और नीचे लिख दोगे आप H2O। यहाँ से SO3, यहाँ से SO3 और नीचे से H2O। ये सारा का सारा कंपाउंड आप रिमूव करवाओगे। रिमूव करवाने पे आपके पास दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, मैंने दो हाइड्रोजन लिख दिए। एक सल्फर है, एक सल्फर लिख दिया। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ तीन है, ये एक फोर्थ। तो चार ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिख दिए, मतलब आपका H2SO4 बाहर हो चुका है। यहाँ से ये हाइड्रोजन उठा के, यहाँ पर ये हाइड्रोजन रह गया था, इस हाइड्रोजन को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया। तो आपका ये बेंजीन बन गया बच्चे। तो बच्चे आज हम यहीं तक करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन तक। आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन को देखेंगे। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चे एक चीज़ और, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको फर्दर में अगर वीडियोस डालता हूँ इसके रिलेटेड तो आपको वो नोटिफाई हो जाए। थैंक यू बच्चे।